नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप लोग को अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो इनिशियली इनिशियली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिए गए थे। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैड बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे चेंजेस हुए थे आपके इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के। बहुत ही वाइड रेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, जिसके लिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन दिस। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब इनके आगे फंडामेंटल लिखा है, तो जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स ये भी जस्टिसिएबल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एनफोर्सिएबल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो इवन दो इनके आगे फंडामेंटल लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से उल्टा होता है। जस्ट लाइक आपका डीपीएसपी जैसा होता है, डीपीएसपी जैसे एनफोर्सिबल नहीं है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉट एनफोर्सिबल, दो दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, but even then they cannot be at any cost be enforceable in the court of law. Okay, next. It has been added by the on the recommendation of the स्वरण सिंह। ठीक है, स्वरण सिंह आगे हम लोग देखने वाले। वैसे स्वरण सिंह कमेटी थी। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे हम लोग ने इसको ऐड किया था 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, जो स्वरण सिंह कमेटी थी उसने 8 8 रिकमेंडेशंस दिए थे। और क्या बोलते हैं, जो आपका एक्ट के थ्रू, जो 42nd एक्ट के थ्रू आपने ऐड किया था, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। आगे हो सकता है एफडी मैं कहूँ तो एफडी को आप लोग फिक्स डिपॉजिट ना समझिएगा, पैसे ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो एफडी हो सकता है बोलूँ तो इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे। और फिर उसके बाद 86, अगर आप लोग को याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, फंडामेंटल राइट्स वाले में मैंने बताया था, डीपीएसपी वाले में भी मैंने बताया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरटी एक्ट किया गया था, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। तो उसके थ्रू आपके सॉरी यहाँ पे लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अब मैं अंधेरे में, सो मेरा खूबसूरत चेहरा अब आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला था वो 10 थे, लेकिन फिर उसका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग ने राइट टू एजुकेशन के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था। तो टोटल राइट नाउ जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपके 11 है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर है। ये भी याद रखिएगा कि आपने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था उसके तहत बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं ऐड किए थे, आपने सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐड किया था 51। ठीक है, आर्टिकल 51 आपने ऐड किया था। एंड 51 के अंदर सब पार्ट्स ए, फिर ए के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक आपके क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए गए। ओके, तो 51 ए के अंदर आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के करके मेंशन किए गए, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, दिस ऑल हम लोग आगे मैं बताऊंगा, वैसे भी डिटेल में बताऊंगा, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को किसी भी कीमत पे भूलनी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, आगे डिटेलिंग तो होने ही वाला है वैसे भी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड एक और चीज़ बता देता हूँ, तो आपके फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ कही थी अपने कोर्ट में कि जनरली लोग राइट्स के पीछे ज़्यादा वेटेज किया था कि हम लोग को राइट्स चाहिए, बट दे फॉरगेट अबाउट ड्यूटीज़। ठीक है, अगर उन लोग ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दें, अगर हर एक इंसान अपने सिर्फ ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दे, अपने कर्तव्य को पूरा करना स्टार्ट कर दे, तो उसको राइट्स को मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसके पास चला आएगा। ठीक है, सो ये आपके महात्मा गांधी जी का एक थॉट है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बेस ऑफ द आइडिया, आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है। हालांकि इट वाज मतलब इसको जब लाया गया था तो उसको मतलब गांधी जी के बेसिस पे नहीं लाया गया था, इट वाज ऑल टुगेदर दूसरा कोई चीज़ थी जिसकी वजह से इसको लाया गया था, वो सब इसमें जाना नहीं हम लोग को। बट रिमेंबर कि गांधी जी भी इसके ऊपर ड्यूटीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते थे एज कम्पेयर टू राइट्स। उनका ये कहना था कि भाई राइट्स से ज़्यादा ड्यूटीज़ वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप ड्यूटीज़ पे फोकस ज़्यादा करते हो, या जैसे कि आपकी मतलब भगवत गीता में भी कहा गया कि कर्म को करो ना कि
फल की इच्छा करो, तो आपको राइट्स जो है वो फल है एक्चुअली में। तो जब आप राइट्स करोगे, मतलब अपने क्या बोलते हैं, ड्यूटीज़ करोगे, तो आपको राइट्स ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, आपको उसके लिए अलग से फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा और ना प्रवचन देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ऐसे ही बता दिया। सो स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने बताया कि आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको नहीं ऐड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा नहीं थे, बट ऐसी बात नहीं है कि क्या बोलते हैं इसके बारे में बात नहीं हुई थी। इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हुई थी। इनफैक्ट आई रिमेंबर केटी शाह जी ने कहा था इसके बारे में कि जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स की हम लोगों ने चर्चा की है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ऐसा केटी शाह जी ने कहा था। और उन्हीं के कहे के अनुसार आगे चल के स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। ठीक है, ये मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है, मैंने देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैंने आपको बता दिया था। डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। इसका मेन जो एसेंस है वो वैसे लास्ट में हम लोग बात करने ही वाले हैं। तो इसका बिहेवियर ऑफ द सिटीजन टू ब्रिंग इन द एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द सिटीजन, ये सब चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बाद में बताने ही वाला हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो हम लोग इसको बोरो कहाँ से किया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपके ड्यूटीज़ का मैंशन किया गया था कि सिटीजन्स का ड्यूटीज़ क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन किया गया था, उससे हम लोग ने बोरो किया और अपने हिसाब से कुछ एडिशन वगैरह भी किया। इसके अलावा यूएसएसआर के अलावा जापान एक ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर क्या बोलते हैं ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया गया। ओके, एक्सेप्ट फॉर इंडिया की बात करें। ओके, सो इट इज़ इन द पार्ट 4A के अंदर अंदर दिया हुआ। 4 के अंदर हम लोग का डीपीएस भी था, 4A के अंदर आपका क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और पार्ट 3 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स थे। ओके, सो इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 51, और फिर उसके बाद सब पार्ट उसके बनते जाते हैं। दिस आर नॉट जस्टिसेबल एज आपका पार्ट 4 जैसे जस्टिसेबल नहीं है डीपीएसपी, उसी तरीके से पार्ट 4A भी जस्टिसेबल नहीं है क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, सो ये सब तो बात मैंने बता दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर 8 ड्यूटीज़ कहा गया था, हम लोग ने 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और ड्यूटी ऐड किया था। टोटल हमारे 11 ड्यूटीज हो चुके हैं। ओके, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बता दिया। ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओनली एप्लीकेबल है सिटीजन के लिए, ना कि आपके फॉरेनर्स के लिए। किसी भी बाहरी एक्सटर्नल व्यक्ति के लिए, फॉरेनर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली मतलब एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स। ओके, नेक्स्ट स्वर्ण सिंह कमेटी की अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिसको माना नहीं गया था। ठीक है, तो वो जो नहीं माना गया था उन रिकमेंडेशंस के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ये था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से चूक जाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चूक जाता है या फिर जानबूझ के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई पेनाल्टी लगाई जाएगी। एंड दिस पेनाल्टी कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये दो इन्होंने प्राइम रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा एक बहुत अच्छा जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, पेइंग द टैक्सेस। टैक्सेस को पे करने का फंडामेंटल ड्यूटी इसके अंदर ऐड करने की बात कही गई थी कि हर एक सिटीजन को अपना टैक्सेस पे करना चाहिए। ठीक है, इफ़ इट हैड बीन द केस, अगर ऐसा हुआ होता उस समय से फंडामेंटल ड्यूटी में इसको ऐड कर दिया गया था और तब से आज तक लागू कराया गया होता, तो आज सिर्फ 6% लोग ही टैक्स नहीं पे करते। आज इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ 6% लोग के आसपास पे करते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 4% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ठीक है, आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनका ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है, वो उनके हाथ में आने से पहले वो टैक्स कट के ही सारी की सारी सैलरी आती है, तो कुछ कर भी नहीं पाते। ओके, सो इनके साथ ये विडंबना है कि क्या बोलते हैं टैक्स मतलब इनके हाथ में अगर सैलरी आती तो शायद ये भी इस तरीके से करते कि कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़ करते और क्या बोलते हैं टैक्स बचा लेते, बट ऐसा इनके साथ हो नहीं पा रहा है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सैलरी इनके जेब में आने, मतलब इनके अकाउंट में आने से पहले उसमें से उसका टैक्स का अमाउंट पहले से डिडक्ट कर लिया जाता है। सो दे कैन नॉट, मतलब दे आर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। ठीक है, वो किसी तरीके से बचा नहीं सकते। ओके, सो अगर इनके हाथ में भी रहा था तो ये भी बोलते कि भाई बाकी लोग नहीं पे कर रहे, मैं क्यों पे करता। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि 6% लोग हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं। आप इतनी बड़ी आप
कितना बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है इन 6% लोगों का। आई एम प्राउड ऑफ, मतलब मैंने मतलब पे तो कुछ खास नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करता हूँ। यू शुड ऑल्सो डू दैट। सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई अलग से चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते, वो एकदम सिंपल प्रोसेस है। सो ये क्या बोलते हैं, जो 6% है यही आपके 3 ट्रिलियन इकॉनमी को चला रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि जो 3 ट्रिलियन इकॉनमी चल रही है वो ये 6% के बेसिस पे चल रही है। जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल कितना ज़्यादा। 94% लोग अभी तक टैक्स पे नहीं करते। अगर इसमें से मैं कहता हूँ 50% ने भी टैक्स पे कर दिया ना, तो आप समझिए आपको 3 ट्रिलियन, जो आप लोग 5 ट्रिलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब 50 ट्रिलियन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कि एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। ओके, नेक्स्ट, दिस आर द फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, आपके 51A के अंदर जो आपके 11 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, वो यहाँ पे मेंशन किया गया A B C D ऐसे करके K तक होता है। ये जो लास्ट वाला है वो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था, जो मैंने अभी जस्ट बताया 2020 2002 के अंदर। और बाकी सारे के सारे जो है वो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए थे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने इनको बीपीएसपी से कंपेयर करके या फंडामेंटल राइट से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। खासतौर से ये जो लास्ट वाला ना, इसके वर्डिंग्स के ऊपर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका डीपीएसपी का और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो राइट टू 21A जो है, इनका वर्डिंग्स एक्चुअली लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो ऐसा लगता है, इट सीम्स कि क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटी है, बट इट कैन बी अनदर थिंग, ऐसा हो सकता है। ओके, तो वर्डिंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के, तो ये बोथ मॉरल एज वेल एज सिविक ड्यूटीज की बात करता है। जैसे कि इसके अंदर अगर आप लोग देखें मॉरल ड्यूटीज, जैसे इसके अंदर फ्लैग का क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना है, नेशनल एम्बलम्स का रेस्पेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन का रेस्पेक्ट करना है, एंथम्स का रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, सो दिस आर लाइक, ये क्या है, ये मॉरल है ना। ठीक है, ये मॉरल है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि प्रमोट हार्मोनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये क्या है, सोशल ड्यूटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मॉरल, सिविक, सोशल, हर तरीके का ड्यूटीज वगैरह इसके अंदर मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ड्यूटीज वगैरह नहीं मेंशन किए गए, ये याद रखिएगा। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके फॉरेनर्स को लिए नहीं है। ओके, कोई भी बाहर से व्यक्ति अगर आया है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ओके, उसके लिए ये अलाउड, फंडामेंटल ड्यूटीज कंपलसरी नहीं है। ओके, इनका नो लीगल सैंक्शन कैन बी एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द वायलेशन। जैसे मैंने बताया, ये लीगली आपके बाइंडिंग नहीं है, एनफोर्सिबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। ओके, तो इनका वायलेशन आप कर सकते हो, लेकिन इनके वायलेशन के लिए आप कभी भी क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट, ये इसमें कुछ कुछ हिंदू ट्रेडिशन, साथ ही साथ अदर भी कल्चर्स के ट्रेडिशंस के भी चीज़ें जैसे ऐड की गई है, जैसे ब्रदरहुड, आपके देश का रेस्पेक्ट करना। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, रेलिवेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है, सिटीजन को चेताता है क्या, कि भाई आप एंजॉय करो राइट्स को, आप एंजॉय करो, जितना आपको राइट्स को एंजॉय करना उतना करिए, जितना हो सके उतना एंजॉय करिए, लेकिन कभी भी अपने ड्यूटीज़ के लिए सतर्क रहिए, उसके लिए कॉन्शियस रहिए, उसके लिए आप हमेशा सजग रहिएगा कि आपके पास राइट्स हैं तो उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो राइट्स आर द ताकत, और उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, दोज आर ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा वार्निंग है किसके लिए, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो करते हैं लोग, उनके खिलाफ। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, आपके नेशनल फ्लैग को जलाना, बहुत लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया हुआ है। आपने नेशनल एंथम को प्रमोट नहीं करना, उसको रेस्पेक्ट नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे सब चीज़ें, विवादित चीज़ें होती रहती है, आप लोग जानते होंगे। ओके, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके खिलाफ ये वार्निंग है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्टिंग एज ए वार्निंग कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कुछ ड्यूटीज है, कुछ मॉरल्स दिए गए, उनको आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट, दीज आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन
टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम, कि हर एक सिटीजन का अपना एक दायित्व है क्या, कि वो डिसिप्लिन एक मतलब क्या कह सकते हैं, अनार्किक टाइप में ना रहे, एक डिसिप्लिन फॉलो करे, एक नियम कायदे से रहे। अगर सोसाइटी में है तो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करे, अगर कंट्री में है तो कंट्री के रूल्स को फॉलो करे, बेवजह के रूल्स को तोड़ना ये सब कोई काम है, और खुद भी करे और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करे कि वो भी हो। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ये सिटीजन्स को ये कहता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं हो, आप सिर्फ मूक दर्शक नहीं हो, आप सिर्फ क्या बोलते हैं, आप देश की जो नेशन का जो बड़े बड़े एस्पिरेशंस है, जो गोल्स है, जो एम्स है, एम्बिशंस है, उसको हकीकत में लाने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं बैठे हो कि हाँ बस जो होगा देखा जाए, गवर्नमेंट करेगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सो यू कैन बी अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, आप पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी चीज़ें करके भाई, आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, नेचर को हार्म मत करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो, अपने आपस में सौहार्द बना के रखो, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी वगैरह, ये सब को आप प्रमोट करो अपने बीच में। तो इससे क्या है कि भाई आपके अंदर एक भावना ये पैदा होगी कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं हो, कि बाहर आके बस गेम देखने के लिए आए हो, आप गेम के एक पार्टिसिपेंट हो, ठीक है, यू आर ए पार्टिसिपेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट, आइडियल इन नेचर एंड लीड द सिटीजन इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, जिसको हिंदी में कहा जाता है, कि भाई जो भी इसके अंदर दिया गया वो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस जैसी चीजें नहीं की गई, आदर्शवाद चीजें दी गई। जैसे मैंने आपको बताया सोशल हार्मनी बनाना, ये कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, ये तो सिंपल सी चीज है भाई, सोशल हार्मनी सबको बना के रखना चाहिए, ठीक है, सामाजिक सौहार्द बना के रखने, ये तो सबका मतलब एक दायित्व है ना, सबको बना के रखना चाहिए। सो ये आइडियलिज्म के ऊपर बात करता है, ये आदर्शवाद के ऊपर बात करता है, कोई भी ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट खतरनाक चीजों के ऊपर बात नहीं करता कि ये ऐसा ऐसा करके आप तोप तीर मार देने वाला, ऐसी कोई बातें नहीं करता, एकदम ग्राउंड लेवल की बातें करता है, जो एकदम कॉमन पर्सन भी समझ सकता है और उसके ऊपर एक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, ये कोर्ट्स को इस चीज को भी एग्जामिन करने में मदद करता है कि भाई कोई भी अगर लॉ पास किया गया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। इससे रिलेटेड एक केस है 1992 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए कोई लॉ लाया जाता है और वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 और 19 को किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत खरोच वगैरह लगा रहा है, तो उसका अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आदर्श है वो पूरा हो रहा है उस लॉ के थ्रू, तो हम लोग ये जो छोटा सा खरोच लग रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग साइड लाइन कर सकते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी गिवन अ सुप्रीम पोजीशन रिलेटेड टू आर्टिकल 14 एंड द 19 इन सम केसेस। ओके, तो कुछ कुछ केसेस में आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आगे मैं इस केस के बारे में छोटा सा और चीज़ें बताऊंगा, दो और पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मुझे बताना है, तो आगे मेंशन किया गया। इसके अलावा डिफाइन द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन टू हेल्प इन द प्रमोशन एंड द स्पिरिट ऑफ पैट्रोटिज्म एज वेल एज अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब देश की यूनिटी, जिसको क्या कहा जाता है, एकता को मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ राष्ट्र की भावना, मतलब राष्ट्रीयता की भावना, इसके ऊपर पैट्रोटिज्म क्या कहा जाता है उसको, कि देश के प्रति प्रेम जो होता है, इन सब की जो भावना है उसको जगा के रखना, उसको प्रमोट करने की कोशिश करना, इसका ये एक जरिया बनता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट, इसी के साथ साथ सिटीजन्स को कॉन्शियस करता है, किससे रिलेटेड, सोशल सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है, जो सोसाइटी में उसका पार्टिसिपेशन है, जो एज ए कंट्री में सिटीजन होने के नाते जो उसका पार्टिसिपेशन है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको आगाह कराता है कि भाई आपकी ये ड्यूटीज भी है, आप सिर्फ और सिर्फ राइट्स लेने के लिए नहीं आए हो, आपका कुछ काम ड्यूटीज पे भी है। ओके, नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं इसी में कि क्रिटिसिज्म क्या है। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द नॉन जस्टिसेबल, जैसा कि आपका डीपीएसपी में था सेम वैसे यहाँ पे आ गया कि भाई नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है तो आपने मेंशन तो कर दिया कि भाई आप फ्लैग का रेस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करो, लेकिन ऐसा मतलब आप इसके खिलाफ मतलब केस नहीं कर सकते, आप इसको एनफोर्सिएबिलिटी नहीं करा सकते, जस्टिस जुडिशरी के अंदर ले जाके इसको क्या बोलते हैं,
ज़बरदस्ती जस्टिसेबिलिटी को नहीं प्रूव कर सकते। ओके, ये जस्टिसेबल है ही नहीं, तो फिर नॉन जस्टिसेबल होने की वजह से आप इसको कभी भी लागू नहीं करा पाए, किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं करा सकते। ओके, नेक्स्ट, टैक्स पेइंग, फैमिली प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज वगैरह को अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया गया और ना ही इसके अंदर किया जाने का कोई संभावना दिख रहा है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है लेकिन इसको ऐड नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, वेग है, एम्बिशियस प्रोविजंस इसके अंदर मेंशन किए गए जो कि कॉमन पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। किसी किसी केस में ऐसा है, सारे केसेस में नहीं। ओके, टेक्स्ट है, अगर इसके अंदर ऐसा ये कहा जाए कि इसके जो प्रोविजंस है वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस मतलब ऐसा जो कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है। जैसे मम्मी पापा से प्रेम करना, ये सुपरफ्लुअस है, इसको मतलब इसको समझाने की जरूरत नहीं, इसको सिखाने की जरूरत नहीं, इट इज बाय नेचुरल, ये नेचर ने बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया है, देश की रक्षा करना, देश के चिन्हों को सम्मान करना, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, फ्लैग का सम्मान करना, ये तो सुपरफ्लुअस है, ये तो सभी लोग करने वाले, इसमें हम लोग को अलग से मेंशन करने के लिए इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हालांकि ये हर चीज़ में केस में लागू नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, इसको अपेंडेज की तरह जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया, सो इट इट डिक्रीजेस इट्स वैल्यू। ठीक है, इसने इसका वैल्यू को डिक्रीज किया है, मतलब इसका मतलब ये हो जाए कि भाई ऐसी अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों नहीं ऐड किया शुरू शुरू में, जबकि इसके ऊपर बात हुई थी, तो फिर इसको शुरू शुरू में क्यों नहीं ऐड किया गया था। इसको ऐड करने के लिए एक पूरा काफ़ी समय मतलब 76 में होता है, मतलब लगभग 26 साल के बाद इसको ऐड किया जाता है, लगभग 1/4 ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी होने के बाद आप इसको ऐड करते हो, और फिर उसके बाद भी उसमें भी जो रिकमेंडेशन आता है उसमें कुछ समझ कुछ लेते हो, कुछ एक्सक्लूड करते हो, कुछ अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो। सो ऐसा लगता है कि ये कोई इतना वैल्यूएबल नहीं है, इसके आगे भले फंडामेंटल लिख दिया लेकिन इसका वैल्यू इतना नहीं है जितना इसके आगे फंडामेंटल लिख के हम लोगों ने इसको वैल्यू देने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट, जो आपका 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था उसके में बात करूँ तो फर्स्ट आपका ये तो मैंने बता दिया कि भाई इसमें क्या बोलते हैं, अगर कोई लॉ पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और वो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्शन में लाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को कुछ थोड़ा सा क्या बोलते हैं हर्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो पूरा करा ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर हम लोग काम करें। नेक्स्ट, स्टेट, स्टेट कभी भी क्या बोलते हैं वायलेशन ऑफ, स्टेट कैन मेक लॉज टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ड्यूटी। ये स्टेट मतलब आपका प्रोविंस वाला स्टेट नहीं, मैं थोड़े देख ले शौक में आ गया कि स्टेट्स कैसे आ गया इसके अंदर। ओके, स्टेट ऐसा कर सकते हैं कि भाई वायलेशन ऑफ द ड्यूटीज को रोकने के लिए कोई कोई लॉ बना सकता है, मतलब ऐसा ऐसा कर सकता है कि कोई कोई लॉ ऐसा बनाया जाए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया जा सके, उसको उसको मतलब उसको वायलेट करने से पहले उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटीज़ को किसी भी कीमत पे रिट्स के थ्रू आप इम्पोज नहीं करा सकते किसी के ऊपर, जैसे कि आप अलग अलग रिट्स वगैरह है उसके थ्रू आप ज़बरदस्ती उनसे मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं करा सकते कि हाँ पेड़ लगाओ भाई, स्वच्छता मेंटेन करके रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ऐसा आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते रिट के थ्रू। ओके, लास्टली, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन। ओके, अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि मैंने नॉइस सप्रेसर ऐड किया है तो मुझे लगता है कि आवाज़ नहीं आएगी इतना, लेकिन अगर आ रही होगी तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ी मांगूंगा, ये लास्ट टॉपिक है वैसे भी। सो फंडामेंटल राइट्स आर, मतलब ये क्या है, ये तो ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनफोर्सिबिलिटी, इनका लास्ट मैं बता दूं, दे आर टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एनफोर्सिबल है। ठीक है, एंड ये आपके कैन नॉट बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये नॉन एनफोर्सिबल, नॉट जस्टिसेबल। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये इसको आप लोग का भी फर्स्ट पे रख देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी किए गए हैं, मतलब ये जो राइट्स जो दिए गए हैं वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिटीजन से कभी भी अलग नहीं किए जा सकते, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का पावर है। फंडामेंटल राइट्स का पावर ये है कि भाई आपको जो दे दिया गया है उसको किसी भी कीमत पे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, कि भाई आप उसको अलग नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को इससे अलग नहीं कर सकते आपके सिटीजन से। ओके, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आपने किया किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, सॉरी वापस से लाइट चली गई, सो वैसे भी खत्म ही होने वाला है।
सो फंडामेंटल राइट्स जो है आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मेटिव रूल्स ऑफ लिबर्टी फ्रीडम एवरी सिटीजन अचीव हार्मोनियस एंड लाइफस्टाइल। मतलब इसका एसेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एसेंस क्या है कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व को, मतलब जो आपका एक्चुअल ह्यूमन मतलब जैसे आपका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज कैसे करोगे, जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, आपके पास जब फंडामेंटल राइट्स होंगे तो आप अपने जो आपका पूरा कंप्लीट पोटेंशियल है उस तक आप जा पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना कर रखा है, लॉज वगैरह आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, तो आपका फुल कंप्लीट ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दैट इज वाई यू नीड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन, सिविक ऑब्लिगेशन है या सोशल ऑब्लिगेशन आप बोल सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, एक क्या बोलते हैं, एक कंट्री का पार्टिसिपेंट होने का या उस नेशन का हिस्सा होने का जो सुख है वो आपको देता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे कि राइट्स आपके क्या दे रहे हैं कि भाई आपको आपके पोटेंशियल को एनहांस करने की कोशिश करें, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपको आपके कंट्री से जोड़ने का कोशिश कर रहा है, आपके अंदर का जो एक्चुअल व्यक्तित्व है उसको और फुल ऑफ मॉरल्स कर रहा है, सोशल मॉरल, आपके कल्चरल मॉरल, आपके क्या बोलते हैं नेशनल मॉरल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द क्या बोलते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बीच का डिफरेंस। चलिए इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम पे। तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैम, चलिए बाय। एंड हाँ, वो सैल्यूट नहीं दिख पाएगा आप लोग को, चलिए बाय।